प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस चैनल में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में डेली क्वेश्चन एनालिसिस करा रहे हैं। आज की जो डेट है 30 अगस्त, उसी डेट के आज तीनों शिफ्टों के जीके के क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आया हूँ। आप इन सभी जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट शिफ्टों में, आने वाली शिफ्टों में पेपर देने वाला है, वो इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख ले, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्दी से प्राप्त हो सके और आप पेपर में क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुमे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? जुमे की नमाज, तो जो जुमा की नमाज होती है, जुमे की नमाज दोस्तों ये होती है शुक्रवार के दिन, शुक्रवार यानी फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि डायनमो या फिर जनरेटर कह लो, तो डायनमो क्या करता है? डायनमो क्या करता है? डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये कन्वर्टर करता है। साथ में यहां जो ये लिस्ट फ्लैश हो रही है, आप इसको अच्छे से देख लो और स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि ये आपके अच्छे से काम आ जाए। इसमें सारे याद कर लो, जैसे कि डायनमो हुआ, लाउड स्पीकर, सोलर सेल, विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब, ठीक है, ट्यूबलाइट, माइक्रोफोन, मोमबत्ती और सितार। चलिए ये आपने सब देख ली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों पंचायती राज से। मैंने अपनी पहली वीडियो से ही आपको बताता आ रहा हूं, कि दोस्तों पंचायती राज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर शिफ्ट में डेली कोई ना कोई क्वेश्चन उससे संबंधित आ रहा है, और पहली वीडियो में ही मैंने आपको इसकी डिटेलिंग भी दे दी थी। चलिए फिर कुछ और डिटेलिंग भी दे देंगे, और जो भी काम की है आपके पेपर के लिए। चलिए पंचायती राज से क्वेश्चन है कि पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में, 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 1959 में। और कहां से हुआ था ये प्रारंभ? राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से। और उस टाइम पीएम कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, आप इन तीनों पॉइंट को याद रख लो। इसके बाद जो और पॉइंट है वो है, जैसे कि पार्ट कौन सा है, संविधान के कौन से पार्ट में आता है? 9th पार्ट में। आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 11th। आर्टिकल कौन से है, यानी अनुच्छेद कौन से हैं? वो 243 में आते हैं। ठीक है, इसके बाद है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम आया था? ये आया था दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पंचायती राज में 5 ईयर का चुनाव होता है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं प्रधान। और संविधान में किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि ग्राम सभा होगी, पंचायत होगी? ये है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम सभा का वर्णन है। चलिए, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो 1/3 का। ठीक है, पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 का आरक्षण है। पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था? तो वो था दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? पंचायती राज को लाया गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज, बलवंत राय मेहता कमेटी से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार, तो इनको क्या कहते हैं? शिल्पकार कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का
शिल्पकार बलवंत राय मेहता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के नृत्य से, और नृत्य से डेली कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर उन वीडियोस को देख लो, या फिर चैनल के वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट के सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। रेलवे ग्रुप डी की प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल, आप वहां से भी देख सकते हो, आप उनको देख लीजिए। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप तब भी नहीं सचेत हो रहे हैं तो आप फिर मुझे दोष मत देना। चलिए क्वेश्चन है असम का नृत्य, क्वेश्चन नंबर 4 असम के नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों असम का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है तो वो आ जाता है सत्रिया, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य आ जाता है सत्रिया। और यदि पूछा जाता है लोक नृत्य तो लोक नृत्य में आ जाता है बिहू। ठीक है, बिहू। इन दो से ही क्वेश्चन बनेंगे और यही आज की शिफ्ट में ये बना हुआ था सत्रिया वाला। चलिए, और यहाँ पर मैं ये जो साइड में फ्लैश हो रही है लिस्ट, आप इसको देख लीजिए। इस लिस्ट में सभी जितने जो शास्त्रीय नृत्य है उनका राज्य के साथ और उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको देख लो। जैसे भरतनाट्यम है तमिलनाडु से है, भरतनाट्यम कहाँ का है, राज्य का तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का और मोहिनीअट्टम केरल का। मोहिनीअट्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो, याद कर लो अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अनुसूची 8 में भाषाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि कौन सी भाषा नहीं है अनुसूची 8। आप मेरी अगर पहली वीडियो उठा के देखेंगे तो वहां मैंने आपको पहले से ही सचेत कर दिया था कि अनुसूची 8 से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अभी भी सचेत हो जाओ दोस्तों, अभी भी अगर आपने अनुसूची 8 रट ली ना तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, हो जाएगा। पंचायती राज रट लो, ठीक है, जो नृत्य में आपको बता दिए हैं इनको रट लो, इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। चलिए, तो अनुसूची 8 में कौन सी भाषा नहीं है, ये आप लिस्ट साइड में जो फ्लैश हो रही है आप इसको देख लो। इस लिस्ट में मैंने आपको सारी की सारी जो अनुसूची 8 में 22 की 22 भाषाएं है वो भी इसमें दिख रही है, और वो किस स्टेट से संबंधित है वो भी दिख रही है, और वो कब ऐड हुई थी वो भी दिख रही है। आप इनको सबको रट लो, अच्छे से याद कर लो कि किस स्टेट। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यह भाषा किस स्टेट से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 2017 में कौन सा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, कौन सा फंडामेंटल राइट जोड़ा गया 2017 में। दोस्तों 2017 में सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल डिसीजन आया था और उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है, इसमें निजता का अधिकार शामिल करा जाएगा। ठीक है, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। तो आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार ऐड कर दिया गया, ये आप देख लो कि आर्टिकल 21 हो गया। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत संरक्षण मौलिक अधिकार है। और देखो जो आर्टिकल 21 है या फिर फंडामेंटल राइट, इसकी हम बात करें तो ये भाग 3 में आता है, संविधान के भाग 3 में आता है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो आते हैं भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक है दोस्तों, ये भी आप देख लो। इसके बाद जब मूल संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार जो थे, मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक है, मौलिक अधिकार 7 थे। बट क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और 1976 में, और इसमें 1978 में, सॉरी माफ करना, 1978 में। और इसमें क्या कहा गया कि आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसको खत्म कर दिया गया, उसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और अब फंडामेंटल राइट्स में कितने अधिकार हैं? 6। तो अभी फंडामेंटल राइट में 6 अधिकार है, जो कि साइड में फ्लैश हो रही है, आप इन सबको अच्छे से देख लो। ठीक है, साइड में फ्लैश हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आईआईटी रुड़की में कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर स्टैब्लिश किया गया था? अभी हाल फिलहाल में आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्टैब्लिश किया गया है? ठीक है, तो उसका नाम है दोस्तों परम गंगा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका नाम है दोस्तों परम गंगा, परम गंगा, जो कि आईआईटी रुड़की में स्टैब्लिश किया गया है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट आपको बता देता हूं। जो आईआईटी रुड़की में परम गंगा स्थापित किया गया है, यह नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत तैयार किया गया है। नेशनल
सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत तैयार किया गया है। इसको आप NSCM भी बोल सकते हो। चलिए, इससे संबंधित और क्या है कि परम गंगा सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने तैयार किया है। ठीक है, मिशन क्या था? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, लेकिन तैयार किसने किया है? सीडेक। हमारे देश के कंप्यूटर तैयार करने का और सारा जिम्मा किसको होता है? सीडेक को ही होता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको नहीं भी पता है, आपके सामने सीडेक अगर ऑप्शन है तो आप वहां पे सीडेक लगा सकते हो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन में। चलिए, इसी से संबंधित एक और कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम मैं आपको बता देता हूं। उसका नाम है परम परवेग। परम परवेग, जो परम परवेग है दोस्तों, ये देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। क्या है? देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो यहां मैंने 2 सुपर कंप्यूटर के नाम लिए हैं। पहला तो है IIT रुड़की में जो स्टैब्लिश किया गया है, उसका नाम है परम गंगा, और देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम है परम प्रवेग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? 4 रंग दिए गए थे, जैसे कि उसमें ऑप्शन होगा पीला, बैंगनी, नीला, हरा। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका था? तो यहां दोस्तों विबग्योर की थ्योरी लगनी थी, विबग्योर वाली। ठीक है, विबग्योर, ये थ्योरी लगनी थी दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है यहां V सबसे अधिक, और सबसे कम होता है R का। ठीक है, तो सबसे अधिक तो होता है V का और सबसे कम होता है R का, यानी कि रेड का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। साइड में जो फोटो फ्लैश हो रहा है, आप इस फोटो को देखना। इसमें बताया गया है, यहाँ पर अच्छी तरह दिखाया गया है कि एक सनलाइट जा रही है जो कि एक प्रिज्म से टकराई है, और उस प्रिज्म के टकराने के बाद वह 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, जिसमें सबसे ऊपर रेड कलर है और सबसे नीचे वायलेट कलर है। ठीक है, सबसे ऊपर जो रेड कलर है वो सबसे लीस्ट डेविएशन हो रहा है, उसमें सबसे कम अपवर्तनांक हो रहा है, और सबसे जो मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है वो वायलेट में हो रहा है। तो ये आपको देख लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चलिए दोस्तों, आज क्वेश्चन की सीरीज बहुत लंबी है। अगर आप थके ना तो मेरे साथ बने रहिए। आप इन क्वेश्चन को करने के बाद ना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप यहां से क्वेश्चन सीरीज करने के बाद तुरंत समझ जाऊंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन यही से है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाले हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोज है, पुरानी 3 वीडियोज है, आप उनको अच्छे से देख लो। ठीक है, उन वीडियोज को जो देखेगा उसमें से क्वेश्चन रेलवे के ग्रुप डी में जरूर फंसेंगे उसके। चलिए, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि ठोस कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो वाष्प बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, जब ठोस कपूर चेंज करना है हमें किसमें? वाष्पीकरण, उसका करना है वाष्पीकरण। तो इस प्रक्रिया को किसको, इस वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका नाम होता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ये तो रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो आप रट के जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां। साधारण जल का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण जल, इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O। अगर यहां पूछ लेता भारी जल का रासायनिक सूत्र, तो दोस्तों ये होता है D2O। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अश्व शक्ति पूछा है, किसके इक्वल होता है? अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति किसके इक्वल होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों 746 वाट के, 746 वोट के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, केल्विन जो मानव का शरीर का तापमान है, अगर इसको केल्विन में बोले तो कितना होगा? तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इन केल्विन ये होता है दोस्तों 310 केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओम का नियम पूछा गया है। ओम का नियम,
तो ओम के नियम के लिए ये साइड में जो फोटो फ्लैश हो रहा है आप इसको देखो, यहां इन्होंने समझाया है ओम का नियम क्या है कि समान ताप व स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो V समानुपाती क्या होता है R के, और V समानुपाती होता है धारा के। ठीक है, यानी कि V समानुपाती होता है I के। तो इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध क्या है, देखो यहां दिखा रहा गया कि V इक्वल टू आई आर है, और इस सूत्र का प्रयोग करके क्या क्या निकाल सकते हो आप, V निकाल सकते हो, R निकाल सकते हो और I की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों वैलेंसी से संबंधित यानी संयोजकता। संयोजकता पे 2 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। आप देख लो कि संयोजकता पे क्या क्वेश्चन है। संयोजकता, संयोजकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलेंसी, VELENCY। ठीक है, वैलेंसी बोलते हैं संयोजकता को। तो क्वेश्चन थे, एक तो था कार्बन की संयोजकता, कार्बन, ठीक है, कार्बन की संयोजकता, एक था एल्यूमिनियम की संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता दोस्तों होती है 4 और एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे। अब ये साइड में इसका मैं डिटेल क्या देखो, ये साइड में जो फोटो फ्लैश हो रहा है आप इस पे सभी को नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो। आज कार्बन की आई है, एल्यूमिनियम की आई है संयोजकता, हो सकता है कल को इनमें से जैसे हाइड्रोजन हुआ, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरीन, इनकी आ जाए। तो आप इनको अच्छे से रट लो, याद कर लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्रुप 17 की वैलेंसी यानी कि ग्रुप 17 में संयोजकता कितनी होती है। क्वेश्चन है 15, ये था 14। ग्रुप 17 की संयोजकता। तो दोस्तों इसका जो यहां साइड में देख लो आप, फोटो फ्लैश हो रहा है, आप इसको देखो कि ग्रुप 1 की, 2 की, 13 की, 14, 15, 16, 17 की दिखा रखी है। तो संयोजकता जैसे कि ये 1.7 है ग्रुप 17 की, तो ये क्वेश्चन था, आप इसको देख लेना। ठीक है, रट लो इसको। इसके बाद क्वेश्चन है 16 मधुमक्खियों के काटने पर क्या लगाया जाता है। तो मधुमक्खियों, यदि मधुमक्खी बाइट कर लेती है, काट लेती है, तो क्या चीज उस पर लगाई जाए, उसके डंक पे लगाई जाए ताकि जलन ना हो और वो सूजन पैदा ना हो। तो दोस्तों उसमें लगाया जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, नीम के पत्ते, ये जो डिटेलिंग यहाँ पे दे रहा हूं इसको आप अच्छे से पढ़ लो। देखो क्या है कि मधुमक्खी के डंक में क्या मिलता है, यहां से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड मिलता है, जिसका उपयोग कीमो संचार के लिए किया जाता है। और मधुमक्खी के डंक का विष अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिड फॉर्म का होता है। इसमें हिस्टामाइन जो कि एलर्जी पैदा करता है वो पाया जाता है, और हाइलुरिडेज जैसे रसायन होते हैं। बेकिंग सोडा से और नीम के पत्तों से इस मधुमक्खी के डंक से होने वाली सूजन को कम किया जा सकता है और बेअसर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन है डाइजेशन सिस्टम से। ठीक है, पाचन सिस्टम से, पाचन सिस्टम का जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का बस आप यहाँ पे जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ इसको आप अच्छे देख लो। पाचन सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, जैसे कि पाचन सिस्टम तो मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आमाशय है, फिर क्षुदांत्र है, यकृत है, अग्नाशय है, ये सब है, आप इनको अच्छे से देख लो। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको जो आपने पढ़ रखा होगा उससे रिवाइज कर लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि नदी का मुहाना। क्वेश्चन आया था कि किसी एक नदी का मुहाना पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो फ्लैश हो रही है लिस्ट यहाँ पर, आप इसको देखो, इसमें सभी नदी के मुहाने और उनका उद्गम स्थान, ठीक है, उद्गम स्थान के साथ साथ मुहाने दोनों मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। आप अच्छे से इनको देख लो, क्योंकि पॉसिबल है कि आज तो ये मुहाना इसका पूछा गया है इस वाली नदी का, फिर कल को क्या पूछा जाए, आप इनको अच्छे से रट लो। और हाँ, मैं आपको बता दूं, उद्गम स्थान से कल एक क्वेश्चन आया था कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो कि महाबलेश्वर में है। ठीक है, और यह क्वेश्चन आज भी रिपीट हुआ है, और मैंने कल आपको बता दिया था कि, और ये लिस्ट मैंने कल भी दिखाई थी आपको अपनी वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखो। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो कितनी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। आप इनसे इतनी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ग्रुप डी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन और इनकी जो मैंने डिटेलिंग करी है आपके लिए स्पेशल टाइम लगा के डिटेलिंग की है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आया है जीडीपी से। ठीक है, इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है कि जीडीपी
एक तो आप मुझे इसकी कमेंट करो और कमेंट करके बताइए कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो जीडीपी की थ्योरी पूछी गई थी और यहाँ पे ये फ्लैश हो रही है, आप इसको देख लो कि जीडीपी क्या होता है कि यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। और जीडीपी को मापन जो है मात्रा निर्धारण सबसे आम तरीका होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से ही जीडीपी को सबसे अधिक अच्छे तरीके से नापा जा सकता है। ये जो फॉर्मूला है आप इसको देख लो। फॉर्मूला क्या है कि जीडीपी होता है उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च और प्लस निर्यात और आयात का अंतर। ठीक है, वो होता है जीडीपी। और जो 2021-22 का जीडीपी का अनुमान था, 2021-22 का जो अनुमान है अभी, और वो है 8.7% का। ठीक है दोस्तों, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आया था कि जीरो बजटिंग क्या होता है। जीरो बजटिंग किसे कहते हैं, जीरो बजट। चलो शून्य आधारित बजट के बारे में ये जो डिटेलिंग यहाँ दिख रही है आप इसको अच्छे से कर लो। क्या है कि शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है जब तक कि प्रत्येक रुपये की मांग का किसी भी कार्य अथवा परियोजना या क्रिया का औचित्य नहीं दिया जाता है। इस शब्द को पीटर पायर ने दिया था और इस बजट को 1970 के दशक में अमेरिका में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, जीरो बजट को। क्वेश्चन नंबर आता है 22वां क्वेश्चन है कि जो कोविड-19 के लिए जो मास्क थे, डिग्रेडेबल मास्क जिनको हम लगाते हैं, ग्रीन और ब्लू वाले मास्क जो हम लोग लगाते हैं, डिग्रेडेबल मास्क है, क्या ये सही है, मतलब ये डिग्रेडेबल होंगे या नहीं। तो दोस्तों आंसर तो है इसका कि हाँ ये डिग्रेडेबल मास्क है, यानी कि इनका अपघटन हो जाएगा अच्छे तरीके से, ये नेचर में निपट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका हमारी प्रकृति पे असर पड़ रहा है। ये जो फोटो दिख रहा है आप यहाँ देखो कैसे इस बेचारे पक्षी के पैरों में ये मास्क फंस गया है। ठीक है, एक के चोंच में फंस गया है, एक बंदर ये देखो इसको खा रहे, मतलब इससे क्या होता है इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि पक्षी इनमें फंस के मर भी सकते हैं। तो इस कारण ये नेगेटिव इफेक्ट भी इनका पड़ रहा है। डिग्रेडेबल तो है, अब धीरे धीरे डिग्रेडेबल होंगे, साल में 2 साल में 3 साल में जाके। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन था आज की शिफ्ट में आया हुआ कि राज्यसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों आपको जो भी हमसे पहले से जुड़ा हुआ है आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी 2 वीडियो में बता चुका हूं और बताया था मैंने कि नेक्स्ट शिफ्ट में आएगा कंफर्म है। चलिए तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, अभी जगदीप धनखड़ जी है राज्यसभा के अध्यक्ष, ये वीडियो में बता चुका हूं मैं। और ये होते कौन है, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति पद पर होते हैं वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा के अध्यक्ष चुन लिए, मतलब अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष यानी कि वे अध्यक्ष जो कि किसी और पोस्ट पर किसी और पद पर रहते हैं, बट उस पद पर रहने के कारण वो दूसरे पद पर ऑटोमेटिक हो जाते हैं, उसे कहते हैं पदेन अध्यक्ष। तो अभी इस यहाँ पर जो आंसर था वो तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति जी। और अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो है जगदीप धनखड़ जी। 25 क्वेश्चन है कि 2020 का जो गणतंत्रता दिवस समारोह हुआ था, 2020 का जो गणतंत्रता दिवस समारोह हुआ था, 2020 का रिपब्लिक डे परेड में किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, कौन से देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ठीक है, सौभाग्य से हम भी उस दिन 26 जनवरी की ये परेड देखने गए हुए थे, तो उस दिन जायर बोल्सोनारो जी आए हुए थे, ब्राजील के राष्ट्रपति जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। ट्रांसजेंडर के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर के लिए कौन सी योजना है। तो दोस्तों एक योजना चलाई गई थी स्माइल, ये स्माइल योजना, इसमें ट्रांसजेंडर और जो बैगर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स एंड बैगर्स, इन दोनों के लिए योजनाएं चलाई गई थी। ये साइड में जो फोटो फ्लैश हो रहा है, आप एक तो पहले स्माइल की फुल फॉर्म देख लो, ये स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये जो फोटो साइड में फ्लैश हो रहा है आप इसको देखो,
कैसे है कि इसमें लिखा हुआ है अम्ब्रेला स्कीम है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और पीपल एंगेज्ड इन द एक्ट एज बैगिंग, जो भिखारी है जो, ठीक है, वो लोग, उनके लिए ये स्कीम है। तो इसमें एलोकेट किया गया 2021 से 26 के लिए 365 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, ये भी देख लो। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखो दोस्तों, ओलंपिक से डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ओलंपिक को कवर किया हुआ है। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देखो, आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वरना तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इसके बारे में हम बताते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलंपिक 2021 में कितने रजत पदक जीता है भारत। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि टोटल जो पदक जीता है वो है 7 पदक जीता है, जिसमें से एक गोल्ड है। ठीक है, कितना गोल्ड कितना है, 1, सिल्वर है 2 और ब्रॉन्ज है 5। ठीक है, 5 ब्रॉन्ज है, सॉरी 4 ब्रॉन्ज है, बिकॉज टोटल तो 7 ही पदक जीते हैं ना। ये साइड में जो फोटो फ्लैश हो रहा है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देखो। जैसे कि स्वर्ण पदक किसको मिला है, नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में मिला है। ठीक है, रजत पदक में मीराबाई चानू को, भारोत्तोलन में रवि दहिया को, कुश्ती में। उसके बाद कांस्य पदक मिला है हॉकी की पूरी टीम को, कांस्य पदक मिला है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में, लवलीना बोर्गेहोन को मुक्केबाजी में और बजरंग पुनिया को कुश्ती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल से आ गया ये क्वेश्चन, आर्टिकल 22 से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन पे ये क्वेश्चन था। तो प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन, तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 22 में आता है दोस्तों। और इससे संबंधित जो मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल है वो यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इनको देख लो। जैसे कि समता और समानता का अधिकार आता है आर्टिकल 14 से 18 में। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 19 से 22 में। शोषण का विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28 में। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, कल भी मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था और आज फिर ये क्वेश्चन आ गया। कल मैंने आपको बता दिया था, एक क्वेश्चन कल आया था कि 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो उसका आंसर तो संस्कृत भाषा था। उसके साथ साथ मैंने जो जितनी भी भाषा है 6 की 6 भाषा होगी, यहाँ पे लिस्ट दी थी कि आप इस लिस्ट को देख लो और मे भी पॉसिबल है नेक्स्ट शिफ्ट में आएगा। और आज ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आएगा और आज ये आ गया। चलो आज फिर मैं आपको इसको बता देता हूँ। टोटल 6 भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं जिसको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया, जिसमें सबसे पहली भाषा जो दर्जा दिया गया था वो थी तमिल भाषा को सन 2004 में। उसके बाद थी संस्कृत भाषा, और आज इसी को क्वेश्चन को पूछा गया था तमिल भाषा को 2004 में। ठीक है, संस्कृत भाषा आई थी 2005 में। उसके बाद कन्नड़ को 2008 में, और कन्नड़ के साथ साथ तेलुगु को भी 2008 में। ठीक है, इसके बाद मलयालम को 2013 में। उसके बाद ओडिया को 2014 में। ठीक है दोस्तों, ये 6 भाषाएं हैं जिनका मैंने कल भी आपको बताया था और आज फिर मैं आपको बता दे रहा हूं। आप इसको आज भी रट लो, क्योंकि ये मे भी पॉसिबल है कल किसी न किसी शिफ्ट में जरूर इसमें से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कल भी ये क्वेश्चन आया था और आज फिर से ये क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी बताने वाला हूं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहां से है। ठीक है, और मैंने इसके साथ साथ आपको ये भी बता दिया था। क्वेश्चन क्या है, कृष्णा नदी का उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम। क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम कहां से है। तो दोस्तों ये तो है महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर से है कृष्णा नदी का उद्गम। पर दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया था कल कि आप कृष्णा नदी तो याद कर ही लो, इसके साथ में जो जैसे कि अभी ये लिस्ट फ्लैश हो रही है, आप ये देखो, इस लिस्ट को देखो, आप इस लिस्ट को अच्छे से रट लो। आज कृष्णा है, कल कावेरी। इस लिस्ट में कोई कंफ्यूजन आ रही है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये कल क्वेश्चन आ ही गया था और आज मैं आपको बता देता हूँ, आज कृष्णा नदी का दोबारा से क्वेश्चन है। कल में भी पॉसिबल है कावेरी नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी,
किसी न किसी क्वेश्चन, किसी न किसी नदी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ताप्ती का, नर्मदा का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, मे भी पॉसिबल है उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए ये लिस्ट आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों इसका आंसर तो है नर्मदा नदी। फिर भी मैं ये जो यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ, ये जो नाम दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लो, आप इनको रट लो, क्योंकि आज धुआंधार जलप्रपात आया है, कल में भी पॉसिबल है गरसोप्पा जलप्रपात आ जाए। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि सर आपने नहीं बताया था, गरसोप्पा जलप्रपात पे क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये, धावन सोडे का सूत्र क्या है? धावन सोडे का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है दोस्तों, ये तो आज की शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन थे। मैंने जो पिछले शिफ्टों के क्वेश्चन है उनसे संबंधित भी वीडियो बनाई हुई है। अगर किसी दोस्त ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से ग्रुप डी की जो जीके की प्लेलिस्ट है वहां से आप इसको देख सकते हैं। मैं आई बटन में, ऊपर आई बटन में भी दिखा दे रहा हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये तो हुए आज के सभी क्वेश्चन। ये जो धावन सोडे का सूत्र है, ये जो सूत्र है ये मैं यहाँ पे जो फ्लैश कर रहा हूँ, आप इसको भी देख लीजिए। चलिए दोस्तों लास्ट में आपको बता दूं, हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये कॉलिंग नंबर भी है और ये अनिसर का नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पर ग्रुप डी की सीरीज चल रही है, जिसमें ग्रुप डी से संबंधित सारे जो भी डेली के एनालिसिस है क्वेश्चंस का, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का, सभी हो रहा है। साथ में मैं आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, बिकॉज वहां पर जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके आने वाले आगामी पेपर्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि कोई क्वेरी आती है तो जरूर कमेंट करना, उसका जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों कल मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और रुको एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे इस चैनल पर जल्दी ही करंट अफेयर की सीरीज आने वाली है जो कि संभावित है कि वीकली बेसिस पे रहेगी। यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको पॉसिबल रहेगा कि आपको उसको डेली की डेली करंट अफेयर की एक एक छोटी छोटी वीडियो, छोटी छोटी क्लिप्स आपको प्रोवाइड करी जाए। यदि आपको ऐसा चाहिए तो आप कमेंट करो, ठीक है, बताओ आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए, और यदि आपको इसमें कुछ एनहांस करना है, कुछ और बढ़वाना है तो वो भी आप हमें कमेंट करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।